हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आमतौर पर आप लोगों के मन में परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं जिसको लेके आप अनावश्यक ही परेशान रहते हैं, और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमारे बीच हमारे मोटिवेटर LK सर उपस्थित हैं। और उन्हीं से इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सर आपसे है जी। बच्चों के पास बहुत सारा सिलेबस होता है और हर विषय का अलग अलग सिलेबस होता है और बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर पर दिक्कत बच्चे को होती है जब परीक्षा पास में आती है। तो सर बच्चे को किस प्रकार से रिवाइज करना चाहिए कि जो सिलेबस उसका हर विषय का इतना ज़्यादा है तो वो अच्छे से उसको रिवाइज कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चों के पास टाइम नहीं है, अभी महीने भर का टाइम रहता है। यदि वो बना लें कि हमको इतने टाइम तक ये चीज़ें पढ़ना है और डेली करें तो वो उनको ना प्रेशर होगा, उनका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कभी क्या होता है, बच्चा सोचता है कि मैं एक दिन में ही इतना पढ़ डालूं, इसलिए प्रॉब्लम होती है और फिर उसको समझ में भी नहीं आता है। तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए, सिलेबस का एक एक हिस्सा हर चैप्टर का और हर विषय का बांट करके पढ़ना चाहिए, तो उसका सिलेबस आसानी से परीक्षा के समय भी कंप्लीट हो सकता है। फिर इसके बाद ये है कि हम तो साल भर पढ़े ही हैं, तो हमको उसमें कम पढ़ना है। जिसमें ऐसा लगता है कि हमारा ये हार्ड वाला पॉइंट है, हार्ड वाला सब्जेक्ट है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा कवर करना चाहिए। दूसरा ये भी देखना चाहिए कि हमारा टाइम टेबल जो बना हुआ है अकॉर्डिंग, तो यदि उसमें लंबा गैप है, उसमें हम तैयारी कर सकते हैं, तो उस सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा छोड़ करके बाद में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है सिलेबस को कवर कर सकते हैं सर। हाँ सर, थैंक यू सर। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है सर। जब बच्चा रिवाइज करता है तो कहीं ना कहीं उसको टाइम की भी दिक्कत रहती है। वो आए दिन बोलेगा कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है सर कि मैं सारे विषय पढ़ पाऊँ, या एक ही विषय के लिए इतना समय निकाल पाऊँ कि अच्छे से रिवाइज कर लूँ। तो सर टाइम मैनेज कैसे करे वो बच्चा? हाँ, टाइम मैनेजमेंट इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए ज़रूरी होता है अपना फ्रेश माइंड रहना। तो वो कम से कम जो है 6 घंटे तो नींद ले और 2 घंटे अपने दिनचर्या के लिए रखे, खाना पीना, बाहर जाना, ये सारी चीज़ें। 1 घंटा कम से कम वो अपना खेलने कूदने के लिए या फिर जो भी मनोरंजन करना चाहता है वो। तो 10 घंटे तो आप जो है अपनी ज़िंदगी को दे दीजिए। अब आपके पास बचते हैं जो मिला करके 14 घंटे। अब उस 14 घंटे में आप उसको डिवाइड कर लीजिए कि हम अब इस समय स्कूल भी बंद है ना, बच्चे अपने घर में तैयारी कर रहे हैं। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि हर सब्जेक्ट को एक एक घंटे एक बार रिवाइज कर लें। रिवाइज करने के बाद फिर हम जब दूसरे पार्ट में जाए, मान लीजिए हम सुबह से हम उसको कर रहे हैं, तो दूसरे पार्ट में जब हम जाते हैं तो फिर से एक एक घंटा हम सारे विषय को रिवाइज करें। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हल्के होते हैं, जल्दी समझ में आ जाते हैं, उनके लिए कम समय रख सकते हैं सर। और साथ में ये है कि जो हम रात को जागने की प्रथा बना ली है वो गड़बड़ है। रात में बहुत देर तक यदि जाग सकते हैं तो 11 बजे तक, और सुबह हमको 5 बजे तक फिर उठ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे 5 बजे हम उठते हैं तो हमको सब्जेक्ट पढ़ने की बजाय जो हम रिवाइज किए थे पिछले दिन, उन सभी के हमको क्या करना चाहिए, एक बार मन में ही रिवाइज करना चाहिए। कुछ ऐसे लगता है कि ये मुझे भूल रहा है तो उसको लिख के देखना चाहिए। तो इस तरह से उनको प्रेशर नहीं होगा और वो परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उनका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, ठीक। और कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते जाते हैं, सिलेबस नहीं देखते हैं। तो जो बोर्ड का प्रिस्क्राइब सिलेबस है उस सिलेबस के टॉपिक देखना चाहिए, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमको पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हमको क्वेश्चन को सेलेक्ट करके ना पढ़ना चाहिए, ये आएगा इसको पढ़ लेते हैं, या नहीं आएगा ये इसको नहीं पढ़ते, और बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं। जो टैलेंटेड बच्चे हैं, है ना, उनको तो पूरा पढ़ना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट होगा तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, उनके ऊपर तनाव भी नहीं रहेगा, और ये सारी चीज़ें उनसे अच्छे से हो जाएंगी। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है सर, बच्चे के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि किन विषयों को ज़्यादा समय दें और किन को कम। इसको लेके भी वो ज़्यादा परेशान रहता है। उसके पास 6 विषय रहते हैं तो वो समझ ही नहीं पाता किसको ज़्यादा देना चाहिए, किसको कम। देखिए, कम से कम ये है कि अपनी कैपेसिटी तो पहचानना चाहिए, ठीक है। अपनी पसंद और नापसंद सबको पता होना चाहिए। तो जब हम विषय पढ़ते हैं तभी से हमको पता चल जाता है कि कौन सा विषय हमारे लिए हार्ड हो रहा है। हम तिमाही का पेपर देते हैं, छमाही का पेपर देते हैं, जो टीचर यूनिट टेस्ट लेते हैं, सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं, उनसे हमको पता चल जाता है अपनी कैपेसिटी। तो जब हमको अपनी कैपेसिटी पता चल जाती है तब हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सा विषय हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। तो जो विषय डिफ़िकल्ट है उसको छोड़ने की बजाय उसके पीछे लगना चाहिए, तो हमारी अच्छे से तैयारी हो जाएगी।
तो कोई ऐसा नहीं है कि सारे विषय ही डिफ़िकल्ट होंगे। यदि 6 विषय हैं तो हो सकता है कि उसमें हमसे 3 विषय अच्छे से आते हों, 3 विषय अच्छे से नए आते हों, तो उनको ज़्यादा टाइम दे करके उनको कवर करा जा सकता है सर। जी जी सर। अगला क्वेश्चन है सर, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे रात को जागते रहते हैं पढ़ने के लिए, कुछ सुबह उठ जाते हैं। एक और क्वेश्चन है कि रात में जाग कर पढ़ें या सुबह उठ कर, ये कई सारे बच्चों ने किया भी है क्वेश्चन मेरे से। नहीं, सही है। देखिए, वैसे तो रात को ज़्यादा देर तक जागना ठीक नहीं रहता, उसका साइंटिफिक रीज़न रहता है। जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत सारे क्रियाकलाप हमारा शरीर भी काम करता है, और जब हम रात को ऐसे ऐसे करते करते इतना टाइम गुजार देते हैं तो हम तो जग ही रहे हैं, हमारी सारी एक्टिविटी चल रही हैं, सारी एनर्जी हमारी तो हमारी एक्टिविटी में खर्च हो गई। इसके बाद भी हम एनर्जी को वहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो हम जो चीज़ पढ़ेंगे उसका आउटपुट उस हिसाब से नहीं मिलेगा जिस हिसाब से हम टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब हम वहाँ पर 10 घंटे लगा दिए, ठीक है, और हमको 1 घंटे का काम समझ में आ रहा है। जब हम सुबह उठ के पढ़ते हैं तो हम 10 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हमको सुबह उठने का प्रयास करना चाहिए, और सुबह उठ के जो भी हमारी जो पिछले एक्टिविटी हुई है, पिछला हमने जो याद किया है, वो एक बार बिल्कुल सुबह सुबह रिवाइंड करना चाहिए, और जो नहीं बनता है फिर उसको देखना चाहिए। तब फिर हमको सब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहिए कि हम अब इसके बाद ये पढ़ेंगे। इस तरह से हमको करना है सर। तो हमको रात में नहीं जागना चाहिए ज़्यादा देर तक, बहुत देर है तो 10 और 11 के बीच हमको सो जाना चाहिए, और इसके बाद हमको सुबह कम से कम 4 और 5 के बीच मैक्सिमम, इसके बीच हमको उठ जाना चाहिए और अपने फिर से दिनचर्या में लग जाना चाहिए। हाँ सर, मैंने देखा भी है ये, इस चीज़ को मैंने मतलब मेरे साथ भी हुआ है कि जब मैं 12th का एग्ज़ाम दे रहा था और रात को जाग कर मैं देने गया जब एग्ज़ाम सर, तो जो क्वेश्चन के आंसर मेरे को आ रहे थे तो ऐसा तो लग रहा था मेरे सब बन रहा है, जैसे लिखना शुरू करूँ मेरे को भूल जाता है। बिल्कुल सर, रात में पढ़ने से मेमोरी लॉस होती है सर। हाँ, मेमोरी में वो सस्टेन नहीं रहता है, इसलिए हमेशा सुबह की करना चाहिए। तो तैयारी, अब ऐसा सुबह का मतलब भी नहीं कि आदमी 2:30 बजे जग जाए, 3 बजे जग जाए। अब पर्याप्त नींद लीजिए, आपको कम से कम 6 घंटे सोना ही, साइंस कहता है कि 6 घंटों शरीर को रेस्ट देना है। इसको मशीन नहीं बनाना है, हम मशीन नहीं है, हम जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको एक रेस्ट चाहिए तभी काम कर सकती है सर। तो और ये रात को जागने की आदत मतलब मुझे लगा कि जैसे 10th में मैं जाग के ऐसे चला जाता रहा तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, मुझे लगा 12वीं में भी वैसे ही कर लेते हैं, लेकिन 12वीं में मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर। तो आप लोग भी रात को जागने की बजाय एक प्रॉपर टाइम पे उठिए और फुल नींद लीजिए 6 घंटे 7 घंटे की, उसके बाद अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। सर अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि कितनी समय तक पढ़ें। कुछ बच्चे ये भी सोचते रहते हैं कितने समय तक पढ़ें सर, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे। अच्छा, मैं अभी तो बात कर रहा था टाइम मैनेजमेंट की। मैं बोला कि हम जो है 10 घंटे अपने ज़िंदगी के लिए दे दें, 6 घंटे सोने के लिए, 1 घंटा खाने पीने के लिए, 1 घंटा खेल कूद के लिए, 1 घंटा मनोरंजन के लिए। अब हमारे पास 14 घंटे का समय है, तो आप दिन भर में जो है, यदि आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 14 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए। अब उस 14 घंटे में 1 घंटे का थोड़ा सा और ब्रेक लग सकते हैं पढ़ाई के समय, कि चलो हम 1 घंटा पढ़ लिए, हमको लग रहा है कि थोड़ा पानी पी लें, स्नैक्स खा लें, थोड़ा अपने को रिफ्रेश कर लें, मुँह धो लें, और आँखों पर ज़्यादा जोर पड़ता है सर। तो हमको क्या करना चाहिए कि 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने के बाद ठंडे पानी से आँखों को धोना चाहिए, थोड़ा रिफ्रेश लगता है, और बार बार हमको थोड़ा सा आधा गिलास 1 गिलास क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो ना आपको डिहाइड्रेशन लगेगा, ना थकान लगेगी, और आपका 14 घंटा कैसे बीत गया आपको पता भी नहीं चलेगा सर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सर अगला क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि पढ़ाई के लिए हम एक सोर्स का यूज़ करें या कई सारे सोर्स का। बाकी टाइम पे तो ठीक है, जब लास्ट में परीक्षा वाला टाइम आता है तो वो कई तरह के सोर्स उठा लाते हैं, परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन और कई तरह की बुक, और उसी में उलझ कर रह जाते हैं सर। तो क्या करना चाहिए? नहीं, सोर्स तो बहुत सारों की ज़रूरत नहीं है। सोर्स तब ज़रूरत होती है जब हमको किसी प्रश्न में डाउट हो जाए कि क्या यार ये प्रश्न जो है हम मेरे समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है इसमें दिया हो सरल तरीके से, इसमें भी दिया हो सरल तरीके से, लेकिन साथ में हमको ये भी मैनेजमेंट करना है कि एक क्वेश्चन के चक्कर में हम 10 क्वेश्चन न छोड़ दें, है ना। वो हम अपना डाउट खोजते खोजते हम 2 घंटा 3 घंटा जब हम बर्बाद कर देते हैं और हमको डाउट का सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है, तब फिर हमको लगता है कि यार हम बेकार मेहनत किए। तो उसकी बजाय हम दूसरा काम कर लें। तो
सोर्स बहुत सारे ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा जो सोर्स होता है एनसीईआरटी की बुक होती है। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो उस चैप्टर में जाइए, उस टॉपिक में जाइए, वहाँ पर ढूंढिए, जो उसका सही आंसर होगा उसी को हमको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है सर। तो इस तरह से हमको जो है कवर करना है ये चीज़ों को। और सर अब एग्ज़ाम के टाइम पे भी कुछ क्वेश्चन बच्चों के मन में उठते हैं, ये तो कुछ समय पूर्व के क्वेश्चन हैं। पेपर के समय तनाव को कैसे कम करें? जब बच्चा पेपर की तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं तनाव भी फील करता है, तो उसको कैसे कम कर सकता है सर? अच्छा, तनाव फील करता है तो बिल्कुल उसको थोड़ा सा देखिए, पानी हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। जब ऐसे लगे तो आप जो है बॉटल में पानी रखिए, थोड़ा सा बैठिए, रिलैक्स होकर समझिए, पेपर को पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद बड़े आराम से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जब तक हमारे पास प्रश्न नहीं रहेगा तब तक जवाब नहीं रहेगा। जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ, यदि आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तब पर मैं जवाब भी नहीं दे सकता हूँ। तो इस तरह से हमको प्रश्न को अच्छे से समझना है, फिर उसमें से देखना है कि जैसे ऑप्शन वाले भी प्रश्न रहते हैं, कौन सा प्रश्न हमसे बड़े अच्छे तरीके से बनता है, तो उसको हमको थोड़ा सा देखना चाहिए। उनमें से हमको उसका सिलेक्शन करना चाहिए जो हमसे अच्छे से बनता है, उसको हमको कॉपी में रिप्रेजेंट करना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि 2 प्रश्न हैं, अब दोनों प्रश्न में ऐसा लगता है कि एक प्रश्न का जो जवाब है थोड़ा बड़ा है और दूसरे प्रश्न का जवाब थोड़ा छोटा है और दोनों मेरे से बनते हैं। तो फिर उस समय हमको टाइम मैनेज करना चाहिए कि यार नंबर तो उतना ही मिलना है, हमसे दोनों बन रहा है, तो फिर हम वहाँ पर छोटे क्वेश्चन को प्रीफर करें। ये नहीं सोचना है कि बड़ा क्वेश्चन है तो हमको बड़ा नंबर मिल जाएगा, तो मार्किंग तो फिक्स है। तो इस तरह से हमको वहाँ पर जो है इसको मैनेजमेंट करना है सर। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन सर, कई बार ऐसा भी होता है जब बच्चा पेपर सॉल्व करना शुरू करता है तो कई सारे क्वेश्चन का आंसर, कुछ क्वेश्चन का आंसर उसको नहीं आता है, तो क्या कर सकता है उसकी जगह पे? हाँ, उसकी जगह पर देखिए, पहले तो उसको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शब्द लिखते हैं और उन शब्दों का हम अर्थ निकाल सकते हैं। बोर्ड का पैटर्न होता है, कई बार बोर्ड में जो है नंबर बोनस में दिए जाते हैं, तो बोनस का रूल होता है कि यदि मैं 14वें नंबर के प्रश्न में बोनस दे रहा हूँ और बच्चा 14वां नंबर डाल के नहीं रखा है तो उसको बोनस का फ़ायदा नहीं मिलता है, ये बोर्ड का रूल। नंबर लिखना पड़ेगा। हाँ, तो फिर यदि बोर्ड में आप पेपर देने जाते हो तो हर प्रश्न का, चाहे वो बने और चाहे ना बने, उसका प्रश्न क्रमांक डाल के आना चाहिए। यदि थोड़ा कहूँ कुछ बनता है तो लिख के आएँ और यदि नहीं बनता है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ यदि हमको शब्दावली समझ में आती है, कुछ हमारा आंतरिक मन बोलता है, लेकिन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, तो हमको लिख के आना चाहिए। तो कई बार हमको पता नहीं चलता है कि प्रश्न आया है तो ये सिलेबस में है, नहीं है, गलत है या सही है, तो फिर बोर्ड उसको बेनिफिट नहीं देता है सर। इसलिए हमको हमेशा बोर्ड में जब पेपर सॉल्व करें सारे प्रश्नों का नंबर डाल के आना है। भले ये है कि पहले जो बनते हम लिख लिए, बाद में जो नहीं बनते उनका क्रमांक डाल करके हम चले आएँ, तो उसका हमको बेनिफिट मिलता है सर। ओके सर। अगला क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, कई बार जब बच्चा पेपर देखता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक बार मैंने ऐसे पेपर देखा, जैसे पेपर मिला, मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए, सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे दिमाग में घूमने लगे और ऐसा हुआ कि जब मैं लिखना शुरू किया तो भूल रहा था मेरे को, कहीं ये भूल जाए, कहीं उसका भूल जाए। फिर नेक्स्ट पेपर में मैंने ये अप्लाई किया कि मेरे से मतलब जो पेपर मिलेगा सबसे पहले मैं उसी क्वेश्चन को देखूंगा, मतलब स्टार्टिंग वाले को ही देखूंगा, बाद के क्वेश्चन देखना ही नहीं है मेरे को। और जब इस रूल को मैंने फॉलो किया तो मुझे फ़ायदा हुआ सर। मैं जैसे जो बन रहा था उसको अच्छे से कर लेता रहा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करता रहा, फिर थर्ड, तो ऐसे करके वो पेपर अच्छा गया था। बिल्कुल सर, तरीका यही है। जब हम इकट्ठा चीज़ों को देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं भी ऐसे आपके सामने बहुत सारा सामान रख दूँ, अब बोले इनमें से कोई चीज़ छांटो, तो आपको छांटने में हड़बड़ाहट होगी, यार क्या बोल दिए, छांटने में दिक्कत हो गई। अब आपको क्रम से कोई चीज़ आती जाए तो आप उसका अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो हमेशा जब हम पेपर पढ़ते हैं तो हम देख लिए कि यार ये मेरे से प्रश्न बनेगा, हाँ हम इसको कर देते हैं। जब वो हो जाए दूसरा प्रश्न देखते हैं, फिर तो यदि बनता है तो उसको करते जाना है, नहीं बनता है तो स्किप करते जाना है ना। और छोटा सा हम पेपर में आजकल अलाउ नहीं रहता है कि मार्किंग करना है, तो पेंसिल वगैरह से छोटा मार्क कर सकते हैं कि हमारा ये प्रश्न छोटा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमसे वो प्रश्न बनता है, अब हम सोचते हैं कि इसको बाद में करेंगे, तब तक हमसे वो छूट जाता है, हमको लगता है हम सही पूरा कर चुके हैं। तो हमको एक बार मिलाना चाहिए उसमें कि यार हमारा कोई प्रश्न तो नहीं छूटा है, फिर प्रश्न छूटा तो उसको लास्ट में हमको। सर ऐसी बात हुई थी, मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ रहा था और हिंदी का पेपर था, लगभग 6-7 लगभग 10 नंबर का, ऐसे ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो रहते हैं ना, उसने छोड़ के रखा था कि मैं बाद में करूँगा।
हाँ। और ऐसा हुआ कि वो पेपर ख़त्म करके आ गया, वो सारे क्वेश्चन उसके हाँ छूट गए। सही। तो ज़रूर टिक कर लें आप लोग, यदि आपसे कोई क्वेश्चन छूट गया है या बाद में करना चाहते हैं तो आप उसमें निशान लगा सकते हैं कि हम इसको बाद में देख लेंगे। सही है, नहीं ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए जो ऑब्जेक्टिव गैरे होता है, यदि 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को करने में हमको कितना 5 मिनट लग रहा है, अब मैं एक 3 नंबर का क्वेश्चन करूंगा, उसमें मेरे को कितना लग रहा है 5 मिनट लग रहा है, तो वही 5 मिनट का मैं काम करके 10 नंबर कमा रहा हूं और वही 5 मिनट का हम लगा करके 3 नंबर पा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ना चाहिए। कई सारे बच्चे बात के लिए नहीं छोड़ देते हैं। हाँ, कि वो लिख लेते हैं कि बाद में करेंगे। हाँ, और समय के अभाव के कारण वो प्रश्न उसके छूट जाते हैं और जल्दी जल्दी में कर नहीं पाता है, जबकि उससे बनते रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सबसे पहले उन्हीं को करना है, क्योंकि ये कम समय में सही उत्तर और सही मार्क्स हमको देते हैं। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन सर, अब जैसे बच्चा पेपर ही दे रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि उसका कोई पेपर बिगड़ जाता है, तो पेपर बिगड़ने पे क्या करे सर? वो कई बार क्या होता है, जैसे पेपर बिगड़ गया तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, बाकी बाद के पेपर के लिए उसका मन थोड़ा सा निराश टाइप में हो जाता है, हतोत्साहित टाइप में महसूस नहीं, करता तो है। ये बच्चों को समझना चाहिए कि ये जो परीक्षा है वो उसकी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे अवसर आएंगे, है ना, ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे कि उसको आगे तरक्की करने का मौका मिलेगा। तो हमारा ज़िंदगी का नाम ही है, यदि कोई चीज़ हमारा बिगड़ गया है तो हम उसको छोड़ करके आगे बढ़ें, है ना, आगे की हम अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, एक चीज़ बिगड़ने से ज़िंदगी नहीं बिगड़ जाती है, और परीक्षा में अव्वल आने से कोई चीज़ जो है हमको हासिल ही नहीं होती है। आपका टैलेंट क्या है, अंदर कैसी सोच रखते हैं, नज़रिया क्या है, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के देना चाहिए। कोई बात नहीं, पेपर बिगड़ गया है, एक बार सप्लीमेंट्री आ जाएंगे, उसमें से निकल जाएंगे, आगे की हम पढ़ाई जारी रखेंगे। हमको ये हर गलती हमको सीख दे के जाती है। यदि हम एक बार यहाँ पर बिगाड़ लिए हैं तो अगली बार हमको कुछ सीखने को मिलेगा, तो उससे हम सीख ही रहे हैं। बस ये है कि उस सीख का नंबर गवर्नमेंट नहीं देती है, लेकिन हम अपने आप मान लें कि हम उसमें नंबर पा रहे हैं। अगली बार हमसे गलती नहीं होगी। कहते हैं ना, ठोकर खाने वाला इंसान ही जो जानता है वो ठोकर से लड़ना जानता है। ठीक है, तो अच्छी बात है। यदि बिगड़ता है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे की तैयारी करें। और कई बच्चे ऐसे हैं जो कई बार सप्लीमेंट्री आए हैं फेल और बड़े बड़े पदों में हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों में हैं, वो दूसरे के मोटिवेटर बने हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल इसमें तो कोई परेशान होने की बात ही नहीं है, लेकिन हमको इस चीज़ पर रहना चाहिए कि हमने अच्छा मेहनत किया था, सही डायरेक्शन में मेहनत किया था, पर हो सकता है उस समय हमारी मन स्थिति क्या बन गई, क्या कंडीशन बन गई, क्या हाँ, तो नहीं बन पाया। तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे जो बहुत निराश होते हैं, अगला पेपर भी बिगाड़ लेते हैं, फिर उसके बाद अगला, कहने चाहिए गलती के बाद गलती करना, है ना, तो अच्छी चीज़ नहीं है ये। जैसे एक सच के लिए कई बार झूठ बोलना पड़ता है, मतलब एक झूठ, हाँ बिल्कुल सर, एक झूठ के लिए जो है, माने सच के छिपाने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हमसे गलती होती जाती है। तो सच को सच मान लें और इसके बाद फिर आगे बढ़ जाएं, तो कभी गलती ना होगी सर। ऐसा सर, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है आपसे सर मेरा, क्या परीक्षा के समय रात को जागकर तैयारी करना ठीक है? नहीं, मैं जैसे सुझाव देता हूँ, पिछली बार भी आपने टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें भी मैं बोला था, शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सर, हाँ, कि रात में जो है आप यदि जागते हैं, आपका दिमाग थका हुआ होता है, उसको रिलैक्स होने दीजिए। जब आप रिलैक्स होकर काम करेंगे तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। इसलिए रात को जागना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हम पेपर देने सुबह आएंगे तो वहाँ तो जाग लिए हैं, पेपर में सो जाएंगे सर, है ना, उस समय तो हमारा फिर मेहनत तो बेकार ही चली गई। इसलिए आराम से नींद लेना चाहिए। उसके बदले हमको जो भी हमारा ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है 4 से 5 के बीच में, वहाँ पर उठ करके हमको तैयारी करना चाहिए सर। ठीक है सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, ओवरऑल कंक्लूजन टाइप में है कि अच्छे नंबर लाने के लिए बच्चा क्या करे? अच्छा, अच्छे नंबर लाने के लिए तो मैं तो बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता हूँ। अच्छे नंबर से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। बच्चा जो है वो मेहनत करे, अपनी मेहनत का उसको फल मिल रहा है, वही उसका अच्छा नतीजा होता है। नंबर के लिए हम क्या करते हैं, रट लिए, रट के भी नंबर लाते हैं और हम फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं सर। कई बार मैं कई लड़कों को देखता हूँ कि जो बहुत बड़े बड़े टॉपर हैं, ठीक है ना, वो बहुत फ्लॉप साबित हुए हैं।
फ्लॉप साबित इसलिए है कि वो जो क्वेश्चन पढ़े उसको रट करके उन्होंने नंबर हासिल कर लिया। कुछ ऐसे थे जो समझ करके अपने दिमाग से उसका आंसर लिखा, वो आज अच्छी तरक्की कर रहे हैं सर। तो बिल्कुल हमको उस डायरेक्शन में तो जाना नहीं है, अच्छे नंबर की सोचना नहीं है। आप मेहनत करो, नंबर अपने आप अच्छे हो जाएंगे। आपकी दिशा सही होनी चाहिए तो दशा भी अच्छी हो जाएगी सर। तो दिशा दशा सब अच्छी रहेगी तो नंबर भी अच्छे रहेंगे। बाकी रटने से यदि मिलते हैं नंबर तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। ओके सर, एक और क्वेश्चन सर, क्या है मैंने देखा है परीक्षा के टाइम, वैसे भगवान को याद ना करें बच्चे, लेकिन परीक्षा के टाइम जैसे परीक्षा पास में आती है तो बच्चे उतनी ही ज़्यादा पूजा पाठ करना, मंदिर जाना शुरू कर देते हैं। तो क्या ऐसा करने से उनको फ़ायदा होगा सर? बिल्कुल फ़ायदा होता है सर, क्योंकि एक ये साइकोलॉजी होती है। जब हमारे मन में कोई चीज़ है कि हम पूजा में जाएंगे तो मुझे थोड़ी शांति मिल जाएगी, मेरा पेपर अच्छा बन जाएगा, तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में आती है सर। लेकिन उन्हीं कर्म के साथ पूजा जुड़ी होती है, तो ऐसा नहीं कि पूरा हम उन्हीं के ऊपर छोड़ दें, है ना। लेकिन आपका मन है, इच्छा कर रहा है कि हमको मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, तब जाके हमको वो करना है, तो उसके अंदर बना रहता, हाँ मैं भगवान के पास गया हूँ, मैं पूजा किया हूँ, आज मेरे से पेपर नहीं बिगड़ेगा। इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि यदि पेपर में मेरे से 10 ही क्वेश्चन बनने वाले थे, तो पॉजिटिव एनर्जी के कारण वो हमारे से 11वां क्वेश्चन भी बनेगा, 12वां क्वेश्चन भी बनेगा। तो यदि जिनकी ऐसी है कि हम मेहनत किए हैं और उसके बाद हम जो है आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो इसको साइंस भी मानता है। पूजा पाठ अलग चीज़ है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो हमारे शरीर में इफेक्ट पड़ता है, तो ये करना चाहिए। मतलब आपको पूरी तरह से ही समर्पित नहीं हो जाना है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के मंदिर जाना शुरू कर दें। मंदिर जाइए, लेकिन तैयारी के बाद जाइए। हाँ बिल्कुल, आत्म शांति के लिए मन शुद्ध होता है, मन शांत होता है, तो हम कुछ सही दिशा में काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। पर बिना मेहनत के आपके कुछ नहीं हासिल होगा। पहले आप मेहनत करिए, इसके बाद भगवान के पास जाइए कि हमको हम मेहनत किए हैं तो हमको फल दे, ठीक है ना। बिना मेहनत के फल आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, और बच्चों के प्रश्न, जो बच्चों की जिज्ञासा थी, जो उनके मन में प्रश्न उठते हैं, उनके उत्तर आपने बताए सर। बहुत बिल्कुल सर। और इस वीडियो में जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, अपने क्वेश्चन लिखिए, उसका जवाब जो है यहाँ से दिया जाएगा, जो भी आपके मन में डाउट हो। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।